एवरीवन। तो आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, और आज इतना है कि ये सारे पॉइंट्स और ये वीडियो देखने के बाद तुम लोगों का जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस शर्त ये है कि तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा और तुम्हें जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उन्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने के लिए ना तुम्हें बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और वो नॉलेज क्या है, सुन लो। हमें पता है कि डी ऑर्बिट में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे अगर उन पांचों ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन पता हो जाएगा तो तुम आराम से यहाँ पे जो पॉइंट्स बोले गए हैं वो तुम समझ जाओगे। ठीक है, तो वो सारा कुछ बताने का जिम्मेदारी किसका है, मेरा। तुम लोग का काम क्या है, सुनना। ठीक है, तो देखो क्या है, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमें पता है डी में 5 ऑर्बिट होते हैं, है ना। 5 ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या होता है, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 ऑर्बिट होते हैं ना। तुम लोग अभी तक क्या करते हो, जब पढ़ते हो तो डी में ऐसे 5 डब्बे से बनाते हो ना। तो वो जो 5 डब्बे बनाते हो ना, वो क्या है, यही ऑर्बिट्स है और ये इनके नाम है। मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, डी के 5 ऑर्बिट है। अब होता क्या है, जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो होता है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक्सिस के बिटवीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो ये दो है, ये दो क्या होता है, ये अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी क्या कह रही हूं मैं, ये चीज मैं बताऊंगी, बस तुम पहले सुनो। ये अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द एक्सिस। ठीक, अभी मैं तुम लोगों को इसका डायग्राम भी बना के बताऊंगी। अब देखो, जैसे कि क्या है, डी एक्स वाई कैसे प्रेजेंट होता है, तो अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे ना, तो डी एक्स वाई के जो लोब्स हैं, जो डी एक्स वाई के लोब्स होते हैं, वो क्या होता है, इस दो एक्सिस के बीच बीच में प्रेजेंट होता है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये तीन क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डी एक्स वाई के लोब्स हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ठीक, ऐसे ही डी वाई जेड का बना लो, तो डी वाई जेड कैसे बनेगा, वाई जेड, ये हो गए इनके लोब्स। ठीक, और डी जेड एक्स कैसा बनेगा, जेड और एक्स, ये क्या हो गए, ये इसके लोब्स। मतलब ये तीनों क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या बच गया बताओ, ये वाले, ये दो क्या होते हैं, ये एक्सिस के ऊपर, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये किसका है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। ठीक है, और डी जेड स्क्वायर कैसे प्रेजेंट होता है, ये होता है डी जेड स्क्वायर का ऑर्बिटल। ठीक, तो ये हमने बना दिया और ये मैंने तुम लोगों को बता दिया कि इस तरीके से डी के जो ऑर्बिट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो देखो अब क्या है, तुम लोगों ने ये सब कहानी पढ़ ली कि यहाँ पे कैसे डी ऑर्बिटल्स के जो ऑर्बिट है वो अरेंज होते हैं। ठीक है, तुम्हें याद रखना है कि जो डी एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स के जो ऑर्बिट के लोब्स होते हैं ना, वो एक्सिस के बीचों बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये सब जो कहानी होती है ना, ये जनरली अभी हम दो कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, और वो दो कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, वन इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड द अदर वन इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम अभी के लिए फिलहाल जो सीएफटी है वो किसके लिए समझने जा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अभी हम समझ रहे हैं। मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे बता दे रही हूँ जिनको नहीं पता मे भी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देखो मेटल होगा और मेटल के अराउंड 6 लिगेंड्स अरेंज होते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब इतनी बातें तुम लोगों को क्लियर है। अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। ठीक है, जब लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया है तब, और जब लिगेंड अप्रोच करेगा तब तब क्या होगा। और ये बात याद रखना, अभी तुम लोग फिलहाल ये मेटल और लिगेंड की पूरी कहानी किसके लिए समझ रहे हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, तो होता क्या है, देखो हमें पता है कि जब भी कोई ट्रांजिशन मेटल
ट्रांजिशन मेटल अगर अपने फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, फ्री स्टेट मतलब जब उसके आसपास कोई लिगेंड नहीं प्रेजेंट है, तब क्या होगा, जो उसके डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इनकी क्या है अभी एनर्जी सेम है। और जब डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है ना, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। जब एनर्जी सेम होगी तब तुम इन्हें क्या बोलोगे, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक। ये कब है, ये कहानी कब की है बताओ। वेल बच्चों तुम लोग को याद रखना है, ये सब कहानी कब की है, जब मेटल के अराउंड लिगेंड अभी अप्रोच नहीं कर रहा है, ठीक है, जब ये मेटल फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, फ्री स्टेट या फ्री आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो अभी इसकी एनर्जी सेम है। अब क्या होता है, मेटल है, तुम्हें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के साथ क्या होता है, लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। तो जैसे ही मेटल के पास क्या करता है, लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट करता है ना, लिगेंड जैसे ही मेटल को अप्रोच करता है, तो क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स की पहले जो एनर्जी सेम थी ना, वो अब एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी एनर्जी पहले थोड़ी सी बढ़ती है, और फिर क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स होता है ना, वो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। मतलब ये जो पांचों की एनर्जी सेम थी, वो क्या होगी, अब एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी इन पांचों ऑर्बिट की, ठीक है, और ये तब की है, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स व्हेन लिगेंड्स सराउंड मेटल, ठीक है, व्हेन लिगेंड्स सराउंड मेटल, ठीक। तो क्या बताया मैंने कि इसकी जो पहले एनर्जी सेम थी, अब वो एनर्जी सेम नहीं रहेगी जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा, और उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है, और उसके बाद ये जो 5 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, डी के जो 5 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स थे, वो अब 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट कर जाते हैं, जहां पे क्या होता है, देखो जहां पे क्या होगा, 2 ऑर्बिटल्स का सेट ऊपर अरेंज होता है, और 3 ऑर्बिट के सेट क्या होता है, नीचे अरेंज होता है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस वाली कहानी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम ये ऊपर वाले पोर्शन को हटा देते हैं। आई होप तुम लोगों को अब ये बात इतना याद हो गया होगा, और तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो होते हैं वो एक्सिस के बीच में होंगे, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो है वो एक्सिस के अलोंग में होते हैं, ठीक है। तो तुम ये बात याद रखो, और अब मैं इस वाली कहानी को थोड़ा डिटेल में समझाने जा रही हूँ। इसको हटा देते हैं पहले हम। तो देखो जो मेटल और लिगेंड होता है ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है। 6 लिगेंड्स मेटल के अराउंड कुछ इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अरेंज होते हैं, ठीक। अब तुम्हें एक बात याद रखनी है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसमें जो लिगेंड होता है, लिगेंड अप्रोच करता है, लिगेंड अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। अगर तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लू, इसको क्या कर लू वाई एक्सिस मान लू, और इसे अगर मैं जेड एक्सिस मान लू, तो तुम्हें दिख रहा है कि जो ये लिगेंड्स है वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, वो एक्सिस के अलोंग में ही तो लगे हैं, कहीं यहाँ बीच में तो तुम्हें दिख नहीं रहे कि लिगेंड यहाँ, मान लो अगर हमने ये इसको x, इसको y और इसको z माना था, तो तुम्हें ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना कि जो लिगेंड है वो कहीं इन दो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, नहीं। तुम अगर यहाँ ध्यान दो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड होता है वो कहाँ से अप्रोच करता है, कहाँ से अप्रोच करता है बेटा, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है, क्योंकि वो एक्सिस के अलोंग ही लगा रहता है मेटल के पास, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, एक्सिस के अलोंग में कौन कौन सा डी के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यही तो दो थे जो, और यही तो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है जो क्या थे, एक्सिस के अलोंग में लगे थे। तो ये कुछ इस तरीके से लगे होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाले लोब
डी वाई स्क्वायर, मतलब ये है वो वाले लोब्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इस तरीके से लग गया, और ये डी जेड स्क्वायर के लोब्स है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होगा, ठीक। ये मैं तुम्हें ऐसे समझा रही हूँ कि जो मेटल होगा, तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स है, तो आउट ऑफ 5 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये क्या है, एक्सिस के अलोंग में लगे हुए हैं, ठीक है। और उनका ओरिएंटेशन मैंने तुम लोग को इस तरीके से दिखा दिया। और जो बाकी होंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये भी अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बना नहीं रही हूँ क्योंकि डायग्राम बहुत गंदा सा हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि ये जो तीन इनके जो लोब्स है वो यहाँ पे बिटवीन द एक्सिस क्या है, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वो भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, लेकिन फर्क किसको पड़ेगा लिगेंड के आने से बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है, अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पे लिगेंड जैसे जैसे मेटल के उन ऑर्बिटल्स के पास आता जाता है जो एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, तो उतना ही ज्यादा क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में रिपल्शन बढ़ता है, ठीक है। मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा, उतना ज्यादा यहाँ पे रिपल्शन बढ़ेगा, क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में तुम लोग को बता रखा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, क्या होगा, दोनों फोर्स एग्जिस्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जब वो जनरली क्या करता है, डोमिनेट करता है, तभी तो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होता है। लेकिन जब लिगेंड मेटल के पास अप्रोच करने लगता है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो खुद सोचो, जैसे जैसे मेटल के पास लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट करेगा अलोंग द एक्सिस, वैसे वैसे क्या होगा, मेटल के इन डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के बीच में रिपल्शन क्या होता है, बढ़ता रहता है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन, मतलब जितना ज्यादा मेटल के पास लिगेंड आता रहेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, अब मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। क्यों 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 बढ़ेगा रिपल्शन, क्योंकि लिगेंड के पास भी क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, और मेटल के डी ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, जब ये एक सर्टेन डिस्टेंस को क्रॉस करके आस पास में एक दूसरे के आने लगते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ने लगता है, इनके क्लोज इंटरेक्शंस की वजह से। तो जब फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा तो आउट ऑफ द 5 ऑर्बिट, इन पांचों ऑर्बिट में से ये जो दो ऑर्बिट हैं, ये जो दो ऑर्बिट हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है, इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाएगी भाई। जो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा होगा उसी की तो एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या होता है, खुद देखो, जब लिगेंड अप्रोच नहीं किया था, जब मेटल अकेला बिचारे फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, जब ये मेटल क्या है, लिगेंड के बिना बेचारे फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है, मतलब ये हटा दो, जब ये बेचारा बन के प्रेजेंट रहता है ना, तब इसके जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो सेम होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन अभी भी इसके पास पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, सबकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करने लगता है, तो अप्रोच करने पे क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स होता है उनके बीच में, मेटल्स के डी ऑर्बिटल और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ने लगता है। अब जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, समझ आया। अब क्योंकि इनके बीच में, इन ऑर्बिट्स और लिगेंड के बीच में रिपल्शन होता है, तो आउट ऑफ द 5 ऑर्बिट क्या होता है, ये जो दो ऑर्बिट्स थे इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करने की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और जो कि मैंने ऊपर की तरफ दो डब्बे बना के ये दिखा दिए, और ये तीन की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जिसको हमने नीचे की तरफ बना के इस चीज को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इतना बात याद रखना, ये जो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से हैं, ये वो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, जो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। और वो कौन कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और बस याद रखना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है एज कंपैरिजन टू कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। बस यही थी कहानी, जिसमें कि इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल, और इन तीन के सेट के ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो बस तुम्हें याद रखना है यहाँ पे ये सब कहानी, ठीक है।
तो देखो ये जो पॉइंट्स है ये मैं बता देती हूँ कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैंने बता रखा है दोनों फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, अट्रैक्शन भी रिपल्शन भी, लेकिन कब अट्रैक्शन करेगा कब रिपल्शन वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड पॉइंट, फ्री स्टेट में मेटल एटम या आयन जो प्रेजेंट होता है उसकी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही व्हेन लिगेंड अप्रोचेस टू मेटल देन ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, जैसे ही लिगेंड क्या करता है मेटल को अप्रोच करता है, तो क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन अरेंजमेंट अलग अलग होती है, तो क्या होगा उनके बीच में दे हैव अनइक्वल रिपल्शंस व्हिच रिजल्ट टू डीजेनेरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल। अब क्योंकि डिफरेंट ओरिएंटेशंस होते हैं डी ऑर्बिटल्स के, तो क्या होगा लिगेंड और मेटल के बीच में रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो पांचों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स थी जिनकी पहले एनर्जी सेम थी वो अब सेम नहीं रहती है, दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बाकी तीन के कंपैरिजन बढ़ जाती है, जिन्हें हम एक साथ क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स, और जिनकी एनर्जी कम होती है ऑक्टाहेड्रल में हम उन्हें क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे मैं और पॉइंट को बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले तुम लोग क्या करो, ये सारी चीजें कॉपी कर लो, ठीक है। अब तुम लोग को मैं दो एनर्जीज के बारे में बताऊंगी, ठीक है। एक होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, या फिर इसे तुम लोग और क्या बोल सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। और इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक तुम लोग अभी सुनोगे पेयरिंग एनर्जी, ठीक, क्या सुनोगे, पेयरिंग एनर्जी, जिसे तुम लोग पीई भी लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले अब हम समझने वाले क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ईजी एंड द T2G ऑर्बिटल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CFSE, और इसे डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा से। लेकिन क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा के आगे छोटा सा ओ नॉट जैसा तुम्हें दिखेगा, ठीक है। तो अगर डेल्टा ओ या डेल्टा नॉट ऐसा लिखा होगा तो इसका मतलब वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बात कर रहे हैं किसके लिए, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक। अभी पेयरिंग एनर्जी क्या होती है वो मैं नहीं बता रही तुम लोग को, अभी नहीं बता रही, बताऊंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम लोग अब समझ चुके हो कि T2G और EG में एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना होता है कि भाई EG का एनर्जी T2G से कितना ज्यादा है, वो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उसका एक तरीका है, वो एक वैल्यू होता है, वो याद करने के लिए मैं तुम लोग को एक तरीका बता देती हूँ, ठीक है। क्या होता है कि जो EG है, EG की एनर्जी T2G से कितना ज्यादा है वो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है यहाँ पे ओवरऑल पांच ऑर्बिटल है, तो नीचे 5 लिख दो। अब देखो कि EG की किससे कितने ऑर्बिट से एनर्जी उसकी ज्यादा है, 3 ऑर्बिट से उसकी एनर्जी ज्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, ठीक है। और क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो हम प्लस में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, समथिंग 0.6 डेल्टा नॉट, है ना, ये आएगी वैल्यू। अब हमें अगर T2G की एनर्जी EG से कितनी कम है अगर वो निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे, फिर से कर दो, 5 ऑर्बिट है टोटल, इनकी एनर्जी कितने ऑर्बिट से कम है, तो 2 से, तो और कम है तो माइनस लगा दो, तो कितना आ जाएगा, -0.4, ठीक है, डेल्टा नॉट। तो ये होता है तरीका याद करने का, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो तुम लोग इतनी कहानी समझ चुके हो, अब तुम्हें एक और बात ये समझनी है कि लिगेंड का जो नेचर है ना, लिगेंड का जो नेचर है, नेचर ऑफ लिगेंड, वो क्या करता है, वो भी अफेक्ट करता है, वो भी अफेक्ट करता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को, ठीक है। अब वो कैसे, वो समझो। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, तो उतना ज्यादा क्या होगा, मोर इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, मोर इंटरेक्शन होता है बिटवीन लिगेंड एंड मेटल, बिटवीन लिगेंड एंड मेटल। और तुम्हें अभी पता है, अभी जस्ट तुम लोगों ने पढ़ा है कि जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा, उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी गैप होगा बिटवीन EG एंड T2G, ठीक है। तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा क्या होगा, मोर विल बी रिपल्शन, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी गैप, मोर
विल बी द एनर्जी गैप, है ना। तो ये बात याद रखना। देखो तुम लोग को ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें यूज होगा, तो सीधा सीधा याद रखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो Eg और T2G के बीच में एनर्जी का गैप उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड आया, वीक लिगेंड आया तो क्या होगा, सीधा सीधा समझ के लिख सकते हो ना कि उतना क्या होगा, लेस एनर्जी गैप होगा, ठीक है। उतना ही क्या होगा, एनर्जी गैप कम होगा। मतलब ये है कि अगर ये 5 सेट ऑफ ऑर्बिटल है, देखो मान लो अगर ये 5 ये हमने डी ऑर्बिटल्स बनाए, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा, अगर मेटल के पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा तो क्या होगा, इनके बीच में इनकी स्प्लिटिंग है ना उतनी ज्यादा हो जाएगी। ये ऊपर क्या होगा, Eg प्रेजेंट हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, T2G प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। उतना ज्यादा ही एनर्जी गैप हो जाएगा Eg और T2G के बीच में। मतलब जितना ज्यादा एनर्जी गैप, तो समझ जाओ जो भी लिगेंड अप्रोच किया होगा मेटल को वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है। और अगर वीक लिगेंड होगा तो इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये वीक लिगेंड के केस का है स्प्लिटिंग, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस का है स्प्लिटिंग, ठीक है। तो देखो अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दूंगी छोटा सा, और वो क्वेश्चन क्या है, तुम लोगों को D5 कॉन्फ़िगरेशन करना है, D5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है अकॉर्डिंग टू क्या, CFT, ठीक है। और ये D5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब कब करना है, एक बार हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है और एक बार क्या है जब वीक लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन दे रखा है, तो अब ये क्वेश्चन देखो, अगर ये कंसेप्ट आता होगा तो आराम से कर लोगे, है ना। नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अब 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में भरोगे तो कैसे भरोगे, 1 2 3, ठीक, 3 ये तुम लोगों ने भर दिए। फिर तुम क्या कहोगे, तुम्हारा दिल ये कहेगा कि तुम्हें बाकी के 2 इनमें भर देने चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में तुम Eg में इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरोगे, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रादर देन कि इलेक्ट्रॉन Eg में जाए, इलेक्ट्रॉन क्या प्रेफर करते हैं कि वो पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ ना जाके क्या होते हैं, यहीं पे पेयर्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, T2G, T2G में कितने भर गए, T2G में 5 और Eg में क्या हो जाएगा 0। ये कॉन्फ़िगरेशन किसके केस के लिए हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। अब अगर वीक फील्ड लिगेंड के लिए करोगे तो कैसे करोगे बताओ, वीक फील्ड लिगेंड में पहले नीचे में 3 इलेक्ट्रॉन्स भर दो, भर दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे कि पेयरिंग कराएंगे, तो भाई ऊपर जाएंगे। ऊपर क्यों जाएंगे, ऊपर भगवान के पास नहीं जाना बेटा, ऊपर जाएंगे कहाँ, यहाँ ऊपर जाएंगे। तो यहाँ हम ऊपर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2G 3 और Eg कितना हो जाएगा 2। समझ आया। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। हालांकि मैंने अभी तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे तरीके से नहीं बताया, वो मैं अलग की वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन 12th वालों के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम एक और चीज समझेंगे और वो क्या है, वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं वो भी यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला बता देती हूँ। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को अगर कैलकुलेट करना होता है ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, किसके लिए कैलकुलेट करना है, अगर तुम्हें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो फिर तुम लोग क्या करते हो, सीधा सीधा क्या कर दो, 0.6 N माइनस क्या हो जाएगा 0.4 N और फिर क्या हो जाएगा डेल्टा नॉट प्लस NP हो जाएगा, ठीक है। ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालने का तरीका फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे NEG क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल, और NT2G क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो देखो अब अगर तुम लोगों को ऑक्टाहेड्रल की कहानी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी तो तुम लोग टेट्राहेड्रल की कहानी भी आराम से समझ लोगे, बस टेट्राहेड्रल में थोड़ा रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है,
सेम वही कहानी है, मेटल है, उसके 5 डी ऑर्बिटल्स उसके पास प्रेजेंट होंगे। जब लिगेंड अब अप्रोच करेगा तो टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड होता है ना वो कहाँ से अप्रोच करता है, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड होता है वो कहाँ से अप्रोच करेगा, लिगेंड अप्रोचेस बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के बीच में से अप्रोच करेगा। तो बताओ 5 ऑर्बिट में से कौन सा एक्सिस है, कौन सा ऑर्बिट होगा जो ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, वही ऑर्बिट फील करेगा ना बेटा जो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। और बीच में कौन कौन से प्रेजेंट होते थे, बीच में कौन कौन से होते थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। मतलब इनमें ज्यादा रिपल्शन फील होने लगेगा एज कंपैरिजन टू डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इनमें जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब 5 ऑर्बिट में से अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन 3 की एनर्जी बढ़ जाती है और उस दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम रहती है, ठीक है। तो अब टेट्राहेड्रल में तुम क्या बोलोगे कि टेट्राहेड्रल में, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, टेट्राहेड्रल में जब स्प्लिटिंग होगी ना तो क्या होगा, T2G ऊपर चला जाएगा। मतलब वो 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये हो गया T2G और ये क्या हो जाएगा, EG, ठीक है। तो क्यों होता है मैंने समझा दिया, सेम वही कहानी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है उसे डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, T किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, ठीक। तो बस यहाँ पे भी अब अगर तुम चाहो तो किसकी एनर्जी एक दूसरे से ज्यादा है वो कैसे निकाल सकते हो, बताओ। T2G की एनर्जी कितनी ज्यादा है वो कैसे निकालोगे, 5 को किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आया बताओ, प्लस 0.4 आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 को किससे डिवाइड कर दो, 3 से कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये थी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कहानी। अब सेम यही है, अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी तुम्हें टेट्राहेड्रल के लिए निकालना है तो क्या कर दो बताओ, प्लस 0.4 n T2G क्या हो जाएगा, माइनस 0.6 n EG डेल्टा नॉट कर दो, ठीक है, प्लस NP, ठीक है। ये होता है तरीका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी किसके लिए निकालने का, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने गलती से डेल्टा नॉट लिख दिया था, डेल्टा T होगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को जो भी यहाँ पे मैंने कहानी बताई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो तुम लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो ये जो वीडियो है ये 12th वालों के लिए इतना बहुत है, यही सब चीजें एनसीईआरटी में कहानी बताई गई है जो तुम्हें समझनी है, ठीक है। अब जो नीट वालों के लिए है वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।